पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे। खर्च न खूटे चोर न लूटे। पल पल बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, कमल की तरह खिल रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा मंगल प्रभात, शनिवार का मंगल प्रभात। मैं आपको स्मरण दिला दूं, पृथ्वी को अवतरित हुए न युग बीत गए, लेकिन ये मंगल प्रभात, ये शनिवार न आज तक इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, ना कभी आगे होगा। परमात्मा कहो, परम अस्तित्व कहो, परम शक्ति कहो, जो नाम आप देना चाहो, उसकी महामूल्य भेंट हमारे सब के हाथों में। इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती, ताकि जीवन का जो परम स्वाद है, स्वादिष्ट जीवन, अनेक रंगों से भरा हुआ हमारा जीवन, जिस तरह से भगवान कृष्ण के सर पर रखा हुआ मोरपिच में सब रंग उपलब्ध, इसी तरह से अनेक स्वादों से भरा हुआ ये जीवन, इसका स्वाद लेने का और परम रहस्यमय जीवन की यात्रा, ठीक से सुनना मुझे प्रातःकाल में, परम रहस्यमय जीवन की यात्रा। चलो, हम सब कौन है? तुम्हारे पास क्या जवाब है इसका? हम कौन है? हम सब कहाँ से आ रहे हैं? हम सब इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? प्रयोजन क्या है हमारे कर्मों का? और हम सब कर्म करते 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 आखिर में कहाँ जा रहे हैं? किस दिशा में हम बह रहे हैं? परम रहस्यमय जीवन की यात्रा को हम समझ सके, इसके लिए एक अवसर और, इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर जीवन जीने का एक अवसर और, जो हमें हाथों से जाने नहीं देना है। ये वो शनिवार है जो न आज तक अवतरित हुआ है, न होगा। शनि का अर्थ समझना, अहोभाव। अहोभाव, शनि की पनौती तब तक है जब तक तुमने अहोभाव को नहीं जाना। अहोभाव का अर्थ है थैंक्स टुवर्ड्स द ऑलमाइटी, द एग्जिस्टेंस। जो कुछ भी हमें मिला हुआ है, जो कुछ उपलब्ध है, उपस्थित है, जो कुछ भी जैसा भी है, मैं कहूँ अनुभव से, उसके लिए पहले ग्रेटिट्यूड, अहोभाव, आभार। आभार कि हमारी तो इतनी भी कहाँ योग्यता थी, जो कुछ भी मिला हुआ है इसके लिए हमारी योग्यता नहीं थी उतनी, फिर भी तूने दिया हमें। ये जीवन की भेंट मिल जाना, सांस मिल जाना, इसके लिए ही अहोभाव। आज का दिन मैंने पकड़ लिया ऋषि का दृष्टिकोण। ये नाम से वो कहना क्या चाहता है, शनिवार से वो क्या कहना चाहता है, क्या संदेश है? अहोभाव के साथ जीना, थैंक्स। अर्थात आज के दिन में करना क्या है, आपको ये देखना है भीतर से कितनी कंप्लेन उठ रही है, फरियाद, परिस्थिति के लिए, व्यक्ति के लिए। अभी हमारे भीतर कितनी फरियाद है। मैं तुम्हें आदर्श भविष्य से, जीवन से परिचित करूं। ऐसा जीवन संभव है जिसमें हृदय में कोई फरियाद ही न रहे, न व्यक्ति के प्रति, न परिस्थिति के प्रति। जो कुछ भी है, जैसा भी है, काफी है। जीवन को समझने के लिए, जागने के लिए जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, काफी है। विचार में, स्वप्न में, कल्पना में, धारणा में कब तक हम खोए रहेंगे, कब तक खोए रहेंगे? और विचार से, कल्पना से, धारणा से ठीक से देखना, आज तक क्या पाया, क्या पाया?
और क्या पा सकते हो? जो हमारे भीतर की फरियाद है, जो साधक है, साधक इसका लक्ष्य है सत्य को जानना, परम सत्य को जानना। परमात्मा है, नहीं है, परम सत्य है तो क्या है? जो मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो अपने को समझने को जा रहे हैं, उसे ठीक से देखना है। मैं मन का स्वभाव बताऊं, मन का क्षेत्र से परिचित करूं आपको। फरियाद आत्मा का लक्षण नहीं, समझना। फरियाद, कंप्लेन परिस्थिति के प्रति, व्यक्ति के प्रति, आत्मा का लक्षण नहीं। आत्मा तो तृप्त, आत्मा को न कुछ चाहिए, स्वयं में तृप्त, उसे कुछ न चाहिए। रोटी की जरूरियात आत्मा को नहीं, ठीक से समझना। रोटी की जरूरियात शरीर को, और शरीर के बिना आत्मा को जाना नहीं जा सकता। आत्मा को जानने के लिए, समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए शरीर चाहिए। लेकिन शरीर का उपयोग एज एन इंस्ट्रूमेंट, साधन की तरह। आत्मा की कोई जरूरियात नहीं। कपड़ा आत्मा की जरूरियात नहीं, लेकिन शरीर की जरूरियात उतनी ही जितनी शरीर की जरूरियात। आत्मा स्वयं में तृप्त। और जहां पर मन है, कैसे पकड़ोगे मन को, कैसे समझोगे? चलो आज के दिन में आप अपने मन को कैसे समझोगे? मेरा होमवर्क अगर आप लेना चाहो, महामृत्यु महामृत विश्वविद्यालय का होमवर्क, और चेक भी आपको ही करना है, चेक भी आपको ही करना है। भीतर से कितनी फरियाद उठती है, छोटी छोटी परिस्थिति। चाय में चीनी ज्यादा हो गई, मसाला ज्यादा हो गया, तुलसी इतनी डाल दी कि चाय पी ही नहीं जाती, या चीनी डालना ही भूल गए। चाय बहुत स्ट्रांग हो गई, बहुत लाइट हो गई। मन, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, कम हो गया। जो काम मैंने इस व्यक्ति को सौंपा था उसने ठीक से किया नहीं है। अनेक तरह की फरियाद। ठीक से देखना अपने मन को कैसे समझना है। आज मात्र फरियाद लो, फरियाद। प्रातः काल में अभी से जब आप मुझे सुन रहे हो, यहां से प्रारंभ करो, और रात को सो उससे पहले एक ध्यान देना कि आज के दिन में मेरे हृदय से कितनी फरियाद जागी, व्यक्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति। और ये मन का क्षेत्र, मन का क्षेत्र। मैं आपसे बात करने जा रहा हूं गीता का 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। मैं स्मरण दिला दूं संन्यास का अर्थ। संन्यास का अर्थ है सम्यक अवस्था, जहां तुम अपनी आत्मा के संपर्क में आ गए। संन्यास को समझना। स्थित प्रज्ञ अवस्था, अब कुछ प्राप्त करने को न रहा, ना कुछ जानने को रहा। अब जो कर्म है लूटाना, अपने को पूरा लूटा देना, बांट देना, जो कुछ भी जाना बांट देना। संन्यास। दो प्रक्रिया संन्यास के संबंधित। एक हमारा प्रयत्न, जैसे आप संन्यास लेते हो, माला पहनते हो, कुछ वस्त्र धारण करते हो, प्रक्रिया, ये बाहर की प्रक्रिया। और एक संन्यास भीतर से घटता है, भीतर से। संन्यास की प्रक्रिया लेने के बाद भी तुम अभी सम्यक अवस्था में नहीं। ठीक से देखना आपका मन कि अब क्या चल रहा है भीतर। अभी भी इच्छा है। किसकी इच्छा है? मोक्ष की, परमात्मा को जानने की, परमात्मा का दर्शन, इच्छा, मन। अभी तृप्ति नहीं। अभी तुम कुछ अपेक्षा में हो, अपेक्षा में हो। जरूरी, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ये गलत है, लेकिन तुम संन्यास को ठीक से जानना। एक संन्यास है, अवतरित होता है, अवतरित तुम्हारे भीतर से। और संन्यास का संबंध संतोष के साथ, संतोष के साथ, तृप्ति, परितृप्ति। जो मुझे जानना था जीवन में मैंने जान ही लिया, इससे आगे जाना नहीं जा सकता। जो कुछ भी मुझे प्राप्त करना था मैंने कर लिया। मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूं, सिद्धांत, शाब्दिक विस्तार संन्यास का, ताकि आप ठीक से, आपकी साधना की दिशा ठीक हो जाए। और संन्यास
हर एक व्यक्ति के संपर्क में आता है, हर एक व्यक्ति के। मैं मेरे जीवन का उदाहरण दूं, कई बार हम कुछ घटनाओं को, मैं मेरे जीवन के अनेक घटना बताता जाता हूँ, बता रहा हूँ, बताता जाऊंगा। अनेक घटनाएं जिसे बाहर से तुम देखो तो नकारात्मक है, हमारी धारणा कि ये नकारात्मक बात है, लेकिन जब तुम धारणा से मुक्त होते हो तभी तो तुम जान सकते हो सत्य को। तुम्हारी धारणा से तुम सत्य नहीं जान सकते। तुम्हारी धारणा के अनुसार परमात्मा नहीं है, ना ये सृष्टि है, ना अस्तित्व है। तुम्हें धारणा से मुक्त होना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा। और कुछ नहीं इसमें, जिस तरह से जीवन प्रकट हो रहा है, जैसा प्रकट हो रहा है, तुम्हारे भीतर से फरियाद उठती है, अपेक्षा उठती है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। या जो उठ रहा है, जो बन रहा है, जैसा भी है, तुम्हारे भीतर से तृप्ति आ गई, संन्यास। और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई आके द्वार पर दस्तक देता है, कोई आता है जगाने के लिए, जीवन की यात्रा को समझने के लिए। संदेश आ ही जाता है। इस पृथ्वी के कोई भी कोने में कोई भी मनुष्य अपना कर्म कर रहा है, वहां तक संन्यास की समझ जाएगी ही जाएगी। जीवन का रहस्य, परम रहस्य, तुम्हें जो जरूरत है कोई तुम्हें संभालने वाला है। तुम्हारे द्वार पर वो आ ही जाता है, आ ही जाता है। तुम पहचान सको ना पहचान सको ये बात अलग है, लेकिन जो तुम्हें जरूरत है आ ही जाता है। मैं जब बहुत छोटा था, बाल मंदिर की उम्र होगी मेरी, एक दिन मेरी माँ जो हमारे यहाँ काम करता था, नौकर, उसकी भी बहुत उम्र नहीं होगी, 15-16 साल की युवान था वो, किशोर। उसे वो कहती है कि बच्चे को मेले में घुमा के लाओ। मैंने मेरे जीवन में पहली बार मेला देखा, वो मुझे मेला दिखाने के लिए ले गया। मैं देख रहा हूँ मेले में, वो मुझे पूछता है तुझे कुछ लेना है, ये लेना है, मैं सब देख रहा हूँ। मैं किसी से आकर्षित न हुआ। मैं मेरे जीवन की बात बताऊं, मैं खिलौनों से कभी आकर्षित नहीं हुआ, कभी भी नहीं। यहाँ तक कि मेरी माँ कहती थी कि जब मैं छोटा था, मेरे लिए, मैं गांव में रहता था, लेकिन जो बॉम्बे से लोग आते थे वो ऐसे ऐसे मेरे लिए खिलौना ला देते थे। लेकिन कोई भी लड़का आया और मेरा खिलौना ले जा रहा है, मुझे कभी दुख नहीं हुआ कि ये खिलौना ले जा रहा है। लेकिन मेले में मैंने देखा कार्ड्स थे, कार्ड्स, और चित्र का मुझे बहुत ही शौक था, बहुत ही। मैं बहुत आकर्षित होता था रंगों से, आकृति से। उस वक्त मेरे हाथ की इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं ड्रॉ कर सकूं, लेकिन मैं हर आकृति जिससे मैं प्रभावित होता था उसको ड्रॉ करने की कोशिश करता था, उसमें रंग भरने की कोशिश करता था। तो मैं आकर्षित हुआ कार्ड से। तो मैंने उसे कहा ये कार्ड ले दो मुझे, तो उसने कार्ड ले दी। फिर मैं घर आया, इतने सुंदर कार्ड, डिजाइन, मुझे जो रस था वो उसकी आकृतियां जो थी, उसकी डिजाइन थी कार्ड की। पत्तों से तो मैं कभी खेला ही नहीं, इंडोर गेम में मुझे कभी रस पड़ा ही नहीं। मेरा शौक था एथलेटिक्स, बाहर खुले आकाश के नीचे दौड़ना, कूदना। तो कार्ड्स में देख रहा था। मेरे पिताजी आए, वो जब आए वो पत्ते नहीं खेलने देते थे हमको, मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं था। मैं जो कार्ड्स था उसकी डिजाइन देख रहा था। वो आए, बाहर से आए थे थके थके। उसने देखा कि मैं कार्ड से खेल रहा हूँ। उसने कहा अच्छा तू पत्तों से तुझे प्रेम है, पत्तों से खेल रहा है। डांटा मुझे। मैंने उसकी ओर देखा, ये देख क्या रहा है, खड़ा हो जा। मैं खड़ा हो गया। उसने चांटा भी नहीं मारा था, ऐसे हल्का सा मुझे ऐसे में स्पर्श किया मेरे गाल को, लेकिन गुस्सा के साथ। उसकी आंख में गुस्सा था, दिखावा था, लेकिन था। उसने कहा तू घर से निकल जा। मैं घर से निकल गया। मुझे रोना आया, मैं जोर से रोया। उसने कहा घर से निकल जा तू। मैं घर से निकल गया। मैं अपने घर से निकलता, गांव में चलता चलता, पूरी शेरी मुझे देख रही है। मेरे पिताजी का स्वभाव सब जानते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे।
तो सब देख रहे थे मुझे आज भी स्मरण है। मैं शेरी में से जा रहा हूँ, गांव का जहाँ अंत होता है, गुजराती में जिसे कहते हैं पादर, सीमा गांव की, वहाँ पर एक धर्मशाला थी। मैं रोता 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 अंदर से आ रहा है, मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा, मैं चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, मुझे कोई डर न लगा। आज भी मुझे स्मरण है कि अगर मैं घर नहीं लौटूंगा मेरा होगा क्या, खाने का कौन देगा। और वहाँ तो उस समय चित्ते भी बहुत थे, लेपर्ड्स, उसका भी बहुत डर था। अगर रात को मैं यहाँ रहा और मुझे लेपर्ड्स आके ले गया तो मार देगा, तो मुझे कोई भय न लगा ना डर लगा। मैं वहाँ बैठा रहा रोता रहा। हाँ, एक था कि मुझे ऐसा हो रहा था कि अगर मैं वापस न लौटा तो मैं मेरी माँ को नहीं मिल पाऊंगा। माँ के प्रति जो मेरा प्रेम था वो मैं देख रहा था मेरे भीतर। लेकिन ये मेरे भीतर शुरू हो गया कि मुझे घर नहीं जाना है। फिर तो सर्वेंट आता है, मुझे समझाता है कि देखो ऐसा नहीं होता है। मुझे भी मेरे पिता, वो समझा रहा है मुझे कि मुझे भी मेरे पिता स्ट्रिक्ट है, वो भी मुझे भी इस तरह से ही मारते हैं, निकाल देते हैं घर से। वो तो है, पिता है, माँ है। वो बहुत अच्छी तरह से मुझे समझा रहा था और वो समझा के मुझे घर ले गया। अभी भी मैं मेरे पिता को ऐसे दिखा रहा था, मेरी छोटी आंखें उसकी आगे ऐसी करता था, वो भी मुझे देख रहे। मैं भी गुस्से से देख रहा था कि जैसे मेरी नफरत हो उसके साथ, मैं बोलने वाला ही ना हूं उसके साथ। लेकिन उस दिन से क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे भीतर से ऐसा आने लगा उसी दिन से कि मैं 40 साल के बाद घर में नहीं रहूंगा। अपने आप आने लगा। मैंने कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया है मुझे समझाने का, लेकिन अंदर से उस समय से आने लगा। मेरा संबंध बन गया सन्यास के साथ। सन्यास का अर्थ ऐसा नहीं है कि घर छोड़ देना। मैं ऐसा नहीं कहता कि सन्यास का ऐसा अर्थ है कि तुम घर छोड़ दो, पति पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, ये अर्थ नहीं। लेकिन मेरे भीतर से मेरा संबंध सन्यास के साथ किसी ने बना दिया, किसी ने, परम शक्ति, कोई नहीं, प्रेरणा। जैसे जैसे तुम जानते जाओगे अपना जीवन, तुम्हें पता चलेगा कैसी कैसी जगह से, कैसी कैसी घटनाओं से प्रेरणा प्रकट होती है। उसी दिन से मेरे भीतर ये प्रकट हो गया कि 40 साल के बाद मैं घर में नहीं। स्पष्ट हो गया, स्पष्ट। मैं मेरी माँ को कहने लगा, मेरी माँ मुझे समझाती, वो अपना काम कर रही, मैं उसे कहता हूँ, माँ मैं 40 साल के बाद घर में नहीं रहूँगा। वो मुझे समझा रही कि तू क्या करेगा जंगल में जाके। वो ऐसा कहती है कि जंगल में जाके तू क्या करेगा। तो मेरे भीतर से आता है कि जंगल में जाके तो मैं बहुत कुछ करूँगा, लेकिन मैं उसे बता नहीं पाता कि मैं क्या करूँगा। लेकिन मुझे जरा भी ऐसा नहीं कि मैं जंगल में जाके क्या करूँगा। मुझे ऐसा लगता है भीतर से 40 साल बहुत हो गए, घर में जान लूँगा 40 साल। मैं मेरे बड़े भाई को भी बताता, वो कुछ नहीं कहता था, वो कुछ नहीं कहता, मात्र सुनता था। मैं उसे कहता था कि ऐसा मुझे आ रहा है कि 40 साल के बाद मैं घर में नहीं रहूँगा। ठीक से देखना, धीरे धीरे मेरी उम्र जब बड़ी होती है, मैं मनुष्य को देख रहा हूँ, मनुष्य का जीवन। जो मैंने कल बात कही थी, आज वही बात मैं कह रहा हूँ। इतना ही कि मैं जब ये देख रहा हूँ कि इस तरह से व्यवस्था है कि बुढ़ापे में पेंशन मिलता है। मेरे भी काका थे जो हमारे साथ रहते थे, उसने भी कुछ नौकरी की थी, तो पूरा तो मुझे स्मरण नहीं, लेकिन उसका पेंशन आता था, इतना मुझे स्मरण है। वो हमारे साथ रहते थे और उसका जो अंतिम समय था वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा। उसका शरीर छूटना, उसका वृद्धत्व मेरी आंखों से देखा मैंने। मैं छोटा था लेकिन उसका वृद्धत्व मैं देख रहा था। जो फैबा थे मेरे पिता के बहन, उसने भी हमारे ही घर शरीर छोड़ा, उसकी भी बड़ी उम्र थी, उसका भी शरीर शांत हमारे घर ही हुआ, उसका वृद्धत्व भी मैं देखता था। और जब मैं समझने लगा संसार की व्यवस्था, उसमें जब मैं पेंशन आता था, अब मैं मुझे जानने भी लगा, समझने भी लगा। पिता का अवसान मुझे जगा गया। अब मैं देख रहा हूँ मनुष्य की व्यवस्था, तो पेंशन कि जब मनुष्य काम नहीं कर सकता, अब तो ऐसी व्यवस्था थी कि पेंशन आता है
तो वहाँ मुझे क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं। मुझे ऐसा होता है कि मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा कि जब मैं काम ही न कर सकूं, ऐसा शरीर की अवस्था आ जाए, उससे पहले तो मुझे जो जानने जैसा है वो जान ही लेना है। जो सार्थक है वो मुझे प्राप्त कर लेना है, और जो निरर्थक है उसमें से मैं ऊपर उठ जाना चाहिए, मुझे ऊपर उठ जाना चाहिए। ये बात आती थी, ये बात मेरे भीतर आती थी। मुझे ऐसा लगता था ना, मैं कभी पेंशन नहीं लूँगा, अगर मैं सर्विस करूँगा तो भी मैं पेंशन नहीं लूँगा। भीतर से आता था। मैं ऐसा नहीं कहता कि जो मुझे आता है वो सही है। हर एक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण, मौलिक ओरिजिनलिटी इज द आत्मा। हर एक व्यक्ति का अपना टेस्ट, जीवन को समझने का, जीवन जीने का। और मैं तुम्हारा ध्यान तुम्हारे दृष्टिकोण पर ले जा रहा हूं। जितने भी व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, सब इंडिविजुअल। मैं तुम्हें ये नहीं बताता कि ये जो मुझे हो रहा है ये सत्य है, लेकिन मुझे ऐसा होता था कि ये ठीक नहीं है जो मनुष्य जीवन जी रहा है। मैं संतुष्ट नहीं था मनुष्य के जीवन से, कि वृद्धत्व में तो आप शरीर से ऊपर उठ जाने चाहिए पूरे, कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए कि मेरे शरीर का होगा क्या, मेरी सेवा कौन करेगा। तब तक तो तुम उस भाव से ऊपर उठने चाहिए। अगर हमने ठीक से जीवन जिया है, तुम 4 कदम ठीक से जीवन को जी कर देखना कि तुम क्या प्राप्त कर लेते हो। तुम मुझे सुनते जाओ और तुम अपना कर्म करते जाओ। थोड़े ही दिनों में तुम देखो कि तुम्हारा प्लेन उड़ने लगता है कि नहीं। मेरे भीतर ये बात आ रही थी कि मैं टेंशन नहीं लूँगा। बहुत छोटा था, समझ रहा था कि मनुष्य की ये व्यवस्था क्या है। इसमें जो एक व्यवस्था थी, क्योंकि और बिजनेस में तो मुझे कोई रस ही न था। पैसा कमाना ऐसा मेरा कभी लक्ष्य रहा ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं मेरा प्रयोग, मैं आपको परिचित कर रहा हूं। मैंने जो प्रयोग किए, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म चुनना, मेरे लिए, जिसको मैं कहता हूं, अभी मैं गांधीनगर में हूं, थर्ड फेज, जहां पर जो शिक्षण की प्रक्रिया है, इससे मैं संतुष्ट होने लगा, संतुष्ट। और देखना आप, अब मैं संतुष्ट हूं। 2 साल मैंने काम किया बच्चों को पढ़ाने का, विद्यार्थियों को पढ़ाने का, जो शिक्षण मेरा शौक था। और उसमें भी मैंने देख लिया मेरे भीतर कि मेरा शौक है क्या शिक्षण में। तो वो था परीक्षा में किस तरह से ज्यादा मार्क लेना, एग्जामिनेशन में किस तरह से ज्यादा मार्क लिया जा सकता है। उसके ऊपर मैंने बहुत काम किया था जब मैं विद्यार्थी था। और ये मेरा शिक्षण में खास रस था। इसकी अनेक स्किल थी मेरे पास, अनेक स्किल। और ये जैसा मैंने ये काम शुरू किया, मैं संतुष्ट होने लगा कि अब मेरी सारी स्किल काम कर रही है। पूरा दिन रात उत्साह सबर कि बच्चे कल आएंगे, ये बच्चा इसमें मैथ्स में इस तरह से वीक है, ये विद्यार्थी इसमें वीक है, इसका इंग्लिश इस तरह से वीक है, इसका भौतिक विज्ञान फिजिक्स इस तरह से वीक है, उसको किस तरह से गाइड करना है, ऐसी उसे किस तरह से एग्जामिनेशन में तैयार करना है। ये जो सब आता था। दूसरे दिन प्रैक्टिकल वर्क, फिर उसमें से मुझे कुछ मिलता था कि अगर इस तरह से किया जाए तो अभी ये बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, प्रोग्रेसिव। और मुझे भी संतोष मिल रहा था कि मेरे जो विद्यार्थी है सुंदर काम कर रहे हैं, एग्जामिनेशन को समझ रहे हैं। मैं उसे समझाता था, देखो तुम हजार जानते हो सब्जेक्ट के बारे में। हमारी परीक्षा की सिस्टम देखो, कितने ऐसे मैंने इंसिडेंट्स देखे, कितना होशियार विद्यार्थी, लेकिन एग्जाम के अगले दिन उसे जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, हेडेक हो जाता है, वो पढ़ नहीं सकता ठीक से, उसको मार्क नहीं मिलते, वो निराश हो जाता है। हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम, लेकिन ये कोई फरियाद नहीं। बहिर्गामी जीवन ही है, सिस्टम ही है। लेकिन इस तरह से कि
जो हमारा शिक्षण है बहुत सीमित है, बहुत सीमित। जैसे जैसे मनुष्य अपने को जानता जाएगा इस पृथ्वी पर, स्वयं को जानने की प्रक्रिया पर जब आपका ध्यान जाएगा और समझदारी बढ़ती जाएगी, शिक्षण भी बदल जाएगा, अपने आप इसका रूप बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। लेकिन जो भी सिस्टम थी, मैं बच्चों को समझाता था किस तरह से पेपर में आपको वर्क करना है, किस तरह से मार्क्स लिया जाता है। अब जब मुझे संतुष्टि हो गई, मैं भीतर से संतोष अनुभव करने लगा। 2 साल मेरे हाथ में ऑर्डर आता है, मैं सिलेक्ट हो गया सचिवालय में, ऑफिसर की जॉब में मुझे ज्वाइन करनी है ड्यूटी। मैं मेरे भीतर देखता हूं, क्या ऑफिसर होना मेरे जीवन का लक्ष्य है? मुझे स्पष्ट था ये बहिर्गामी व्यवस्था है, स्पष्ट था कि ये बहिर्गामी सुंदर व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था जिसे गृहस्थ जीवन जीना है, गृहस्थ जीवन जीना है, बाल बच्चे, पत्नी, संसार, इसमें रस है, अभिरस है। स्टेबल जीवन जीना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो गांधीनगर तो बहुत सुंदर सिटी था। और उस समय का गांधीनगर जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे बहुत प्यार था कि वाह कितना सुंदर, इतने सारे वृक्ष, सुंदर बगीचा, सरिता उद्यान, कितना सुंदर, रमणीय। उस समय बहुत ही सुंदर गांधीनगर था। आज का है वो नहीं, ओवर क्राउडेड नहीं, बहुत सुंदर। आज तो आसपास सारे फ्लैट 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 फ्लैट, जिसने मुझे कभी आकर्षित नहीं किया। मैं कभी शहरों से आकर्षित नहीं हूँ, लेकिन उस समय का जो गांधीनगर था मुझे बहुत प्यार था। मैं बहुत चला जाता था, जो आसपास की प्रकृति है उसमें शांत बैठने के लिए। बगीचा भी बहुत सुंदर था। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, बहिर्गामी व्यवस्था, वो इसके लिए है जिसे संसार अभी बसाना है, बाकी है जिसका ये रस बाकी है कि संसार बसाना, पति पत्नी बच्चे, संसार में रहना, कर्म करना, अपना नाम हो कि वह ऑफिसर हो गए, समाज में नाम हो गया, समाज में काम करना, ये कोई मेरा रस नहीं था, ना मेरा लक्ष्य था। आगे पूरा बताता हूँ। और माँ और भाई, उसके साथ जी लेना, और जो कुछ भी मैं जानता जा रहा हूँ प्रतिपल, जीवन का सौंदर्य। अगर उन लोगों को कोई ज़रूरत है गाइडेंस की, मेरे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं पूरा लुटा दूँ उन लोगों के लिए। उससे जो कुछ भी जानना है, उन लोगों को जो कुछ भी जानना है, उसे पूरा कह दूँ, बता दूँ, जीकर बता दूँ, जीकर बता दूँ। और जो मेरे भीतर से आ रहा था प्रतिपल, वो वही आ रहा था कि जो जीवन का सौंदर्य मैं मेरे भीतर देख रहा हूँ, जो भीतर की शांति है, उससे किस तरह से बांटी जा सकती है। मैं मेरे भीतर देखता था तो मैं ये देखता था कि धर्म में मैं क्या प्रदान कर सकता हूँ, मैंने जान ही लिया, तो अब मैं क्या प्रदान कर सकता हूँ विश्व को। मैं जब ये शरीर छोड़ूं, उससे पहले मुझे भी कुछ काम करना है धर्म में, धर्म की दिशा में। जो मनुष्य को जरूरत है मेरे गाइडेंस की, उसके पीछे मुझे पूरा लूटा देना है अपना जीवन। मुझे छू रहा है कुछ, मुझे छू रहा है। मैं उस समय की तुम्हें बात कहूँ तो ऐसा मुझे छू रहा था, कुछ छू रहा। जिस तरह से हम समुंदर की ओर जा रहे हैं, अभी हमने समुंदर के पास नहीं आए, लेकिन समुंदर की ओर जा रहे हैं, और समुंदर की हवा हमें छू रही है, छू रही है। ऐसा मुझे कुछ छू रहा है, जैसे कोई मुझे निमंत्रित कर रहा है आगे के जीवन के लिए। मुझे वो प्रभात याद है जिस दिन मैं ऑफिसर की जॉब ज्वाइन करने जा रहा हूँ। 10:40 का समय, मुझे पता है, ना मैं स्वप्न में खोया हूँ, ना कल्पना में, ना विचार में, न धारणा में। मुझे पता है ये समय मेरे लिए किसी भी तरह से कंफर्टेबल नहीं, किसी भी तरह से। मेरे पास काफी अनुभव थे, काफी अनुभव, फिर भी मैंने वो जिया ही। मैं जानना चाहता था व्हाट इज डिस्कंफर्टेबल, जिसे हम कहते हैं सिचुएशन, कि डिस्कंफर्ट मीन्स क्या। जो आज मैं आपको कहता हूं आप जानो, समझना। अनइजीनेस मीन्स क्या, पेनफुल मीन्स क्या, उसकी संवेदना को ठीक से जानो, ठीक से। मुझे पूरा पता था कि ये मेरे लिए योग्य नहीं, ये समय 10:40 से 6:10,
कभी मुझे सूटेबल नहीं रहा। मैं मेरे जीवन की यात्रा बताऊं तो मेरे लिए जो सबसे अद्भुत समय रहा, मेरे जीवन का अद्भुत समय, क्योंकि मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि मैं चुन रहा हूं मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म, ताकि मैं संसार में ठीक से मेरा कर्म कर सकूं। संसार को जो जरूरत है, जो मैंने जाना, वो मुझे लूटा ही देना है। मेरे सब अपने हैं, उसको तो मुझे देना ही है। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ समय रहा जब मैं गढ़सीसा गांव में था। मेरे भाई ही आचार्य थे। वहां का समय देखना, 9 बजे प्रातः काल में 9 बजे स्कूल शुरू होती है और 3 बजे स्कूल समाप्त हो जाती है। इसके बीच हमें खाने पीने की भी छुट्टी मिलती थी, 1 घंटा। हम घर पर भी जाते थे, खाकर आ जाते थे, 9 से 3। और उस समय मुझे स्कूल का वातावरण इतना अच्छा लगता था, जो कभी मुझे नहीं लगा कभी आगे। लेकिन इतना उत्साह सभर मेरा भाई का जो दृष्टिकोण था कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, तो स्पोर्ट्स भी उसमें इतना ही। मेरा एथलेटिक्स में बहुत रस। मैं 7 बजे चला जाता था। मेरी माँ पूछती थी, 9 बजे तेरी स्कूल है, तू 7 बजे जाकर करेगा क्या? वहाँ हम दौड़ते थे, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स। जैसे 3 बजे स्कूल समाप्त, मैं घर नहीं जाता था, और कभी जाता था तो चाय पी के, चाय रोटी खा के फिर आ जाता था। वॉलीबॉल खेला, कबड्डी खेला, शाम तक। ये समय मुझे बहुत अच्छा लगा स्कूल में। बहिर्गामी जो मेरा जीवन था उसकी मैं बात करूं तो ये समय मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ समय था। 9 से लेके 3 बजे तक मैं 8 से 10 उधर पढ़ा। अब मैं जा रहा हूं ऑफिसर बनने के लिए सचिवालय की ओर। आधे किलोमीटर का रास्ता था मेरे घर से जो ऑफिस थी, और वो भी बहुत रमणीय, वृक्ष ही वृक्ष, चारों ओर वृक्ष ही वृक्ष। जैसे मैं ऑफिस की ओर आगे बढ़ रहा हूं, मुझे कोई भीतर से कहता है, तू 5 साल से ज्यादा यहां नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आत्मा की ध्वनि सबके भीतर है, ध्वनि। लेकिन विचारों का कोलाहल हमारे भीतर इतना है। लेकिन मैं तुम्हें उसकी रीत बताऊंगा। इसके सामने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट सुनना है। मैं सुन रहा हूं जो मेरे भीतर से कोई मुझे आवाज दे रहा है कि तू 5 साल से ज्यादा यहां नहीं रहेगा। मैं जाता हूं ऑफिस। मुझे कोई रस नहीं कि मैं ऑफिसर हो गया, लेकिन मुझे इतना था कि ये घटना ऐसे ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था जब ये पेपर में दे रहा था, मुझे अंदर से पता था कि अगर ये योग्य नहीं है मेरे लिए, ये एग्जाम अपने आप कट हो जाएगी। क्योंकि मेरा जनरल नॉलेज, मैंने कोई मेहनत ही नहीं की थी, और जनरल नॉलेज मेन होता है इसमें। सब जो प्रतिस्पर्धी होते हैं जनरल नॉलेज के बल पर ही वो मार्क को बढ़ाते हैं। मैंने जनरल नॉलेज में कभी भी कुछ भी पढ़ने का, जानने का प्रयत्न नहीं किया, कभी भी नहीं। जो है उससे काम चलता है, नहीं तो मुझे नहीं मिलेगी जॉब, तो नहीं करनी। मेरा कोई रस न था। मेरा लक्ष्य था इतना ही, भाई और माँ के साथ जीना सुंदर, बस इतना ही लक्ष्य। ऑफिसर बनना मेरे लिए कोई, मुझे किसी को दिखाना नहीं था, ना मुझे संसार बसाना था, ना लड़की पसंद करनी थी। ये स्पष्टता। इसलिए मैं तुम्हें सूत्र देता हूं, स्पष्टता, क्लैरिटी इज नेचर ऑफ सोल। आत्मा का लक्षण स्पष्टता। आत्मा कभी कंफ्यूज नहीं होता, कभी भी नहीं। कंफ्यूजन इज द नेचर ऑफ माइंड। ये करूं न करूं, ये मेरे लिए योग्य है या ये मेरे लिए योग्य है, अभी माइंड कंफ्यूजन। जैसे ही तुम स्पष्ट हुए, तुम मुक्त हुए। जहां पर तुम कंफ्यूज, तुम बंधे। जहां पर तुम स्पष्ट, तुम मुक्त। कर्म संन्यास योग। कर्म करते करते संन्यास की प्राप्ति, सम्यक अवस्था की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, परम अवस्था की प्राप्ति जीवन में। तो मेरे लिए था कि अगर ये योग्य नहीं है तो अपने आप ही जाएगा, क्योंकि जनरल नॉलेज तो मैं बढ़ाने का मैंने कोई प्रयत्न किया ही नहीं। ऐसे ही पेपर दिया, मैं पास हो गया, सिलेक्ट। अब मेरे लिए था वो इंटरव्यू, कि ये लोग मुझे इंटरव्यू में निकाल ही देंगे, और वही तैयारी से मैं गया था कि वो निकाल ही देंगे। मैंने पूरा इंटरव्यू ही डाइवर्ट कर दिया।
ऑफिसर का इंटरव्यू और भरतनाट्यम की चर्चा। पूरा ये लोग भी, क्योंकि एक ही एक सवाल, कितने मुझसे आगे जो कैंडिडेट थे उन लोगों को पूछते पूछते वो भी बोर हो गए थे। तो जैसा मैंने कहा मैं भरतनाट्यम में काम कर रहा हूं, तो फिर सारे के सारे प्रश्न भरतनाट्यम पर। तो मुझे पता ही था भरतनाट्यम और ऑफिसर कहां। तो मुझे अंदर से था कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, लेकिन मैं हो गया। तो मुझे अभी कुछ जानना था, मेरे भीतर ऐसा था बहुत अंदर कि होता क्या है सचिवालय, ऑफिसर क्या होता है, जॉइंट सेक्रेटरी क्या होता है। जब मैं गया ज्वाइंट करने के लिए, तो जो पूरा ग्रुप था वो कहते हैं कि तेरे तो आपकी तो उम्र भी बहुत कम है और आप इतनी उम्र में ये ऑफिसर हो रहे हैं, तो आप तो रिटायरमेंट तक अवश्य ज्वाइंट सेक्रेटरी हो ही जाओगे। अब उन लोगों का ये कहना कि ज्वाइंट सेक्रेटरी आप हो जाओगे, मेरा एक मित्र बन गया। मैंने उससे कहा, वो सचिवालय से परिचित था, मैंने उससे कहा कि तुम मुझे, आप कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी को जानते हो तो आप मुझे दर्शन करा दो। शब्द भी मैंने ऐसा ही कहा कि आप मुझे दर्शन करा दो, ज्वाइंट सेक्रेटरी होता क्या है। उसने कहा तू क्या पागल हो गया, अभी तू यहाँ ही नौकरी करनी, आज नहीं तो कल तू देख लेगा। मैंने कहा ना, आज ही मुझे चाहिए, मेरे पास इतना समय नहीं। वो समझ नहीं रहा है, क्योंकि मुझे पता है मैं 5 साल से ज्यादा नहीं, यहाँ पर जो मुझे प्रयोग करना है, यहाँ पर जो करना है मुझे प्रयोग, जितने भी प्रयोग करना है, जो कुछ जानना है मुझे, 5 साल है मेरे पास, उसमें मुझे जान लेना। मैंने कहा तू नहीं जानता, मेरे पास उतना समय नहीं, तू मुझे आज ही जॉइंट सेक्रेटरी बनना है, बता दे। उसको कहता है ठीक। शाम को मुझे वो लेकर जाता है जॉइंट सेक्रेटरी के ऑफिस में। जॉइंट सेक्रेटरी बाहर आते हैं, उसके हाथ पे फाइल है और 5-7 ऑफिसर इसके साथ है। मैं उसे देख रहा हूँ, और ये प्रयोग यहाँ का ही नहीं, बचपन से मेरा प्रयोग था कि मैं, कोई बंगला है तो मैं बंगले को देखता हूँ, फिर मुझे लगता है ये बंगला अगर मेरा होता तो मैं रहता। उसके सेट को देखता हूँ, कोई सर्वेंट आके उसका दरवाज़ा खोलता है, मैं उस लाइफ को देखता हूँ, मुझे देखता हूँ, उस सेट में मैं अपनी आकृति को फिट करता हूँ कि समझ लो ये मैं हूँ और ये मेरा जीवन हो, तो मैं उसे पसंद करूँगा। तुम्हारा जो स्वभाव है ही। और ये प्रयोग मैंने बहुत लोगों को करवाया कि समझ लो किसी की कोई इच्छा है तो मैं उसे कहता था, समझ लो मेरा बड़ा भाई था, उससे ही कहता था कि तुम पूरा जीवन देखना जिससे तुम इम्प्रेस हो। जैसे कि आज के युवान और युवती मैं देखता हूँ, कब से, ऐसा नहीं कि आज के ही, लेकिन फिल्म के हीरो हीरोइन से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, सीरियलों से प्रभावित हो जाते हैं। वो इसकी स्टाइल करते हैं, हीरोइन की स्टाइल करती है, कोई युवती हीरो की स्टाइल कर रहा है, कोई युवक। लेकिन तुम पूरा जीवन जानना, जिससे भी तुम इम्प्रेस हो, जिससे तुम कहते हो ये मेरे रोल मॉडल है, उससे उसका पूरा जीवन, अगर वो आदर्श है तो अपना कुछ भी नहीं छुपाएगा। चलो तुम हीरो हीरोइन जिससे तुम इम्प्रेस हो, क्या जानते हो तुम उसके बारे में, वो कब उठता है, क्या खाता है, कैसा है उसका फ्रेंड सर्कल, वो क्या सोच रहा है जीवन के बारे में, जो वो कमाई कर रहा है उसका उपयोग क्या है। चलो हीरो हीरोइन से जो इम्प्रेस है युवक युवतियां, पूरा जीवन इसमें चला जाता है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है जीवन, क्योंकि इतना इम्प्रेस हो जाते हैं, इतना भीतर उसका मॉडल छप जाता है कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। फिल्म क्या है, फिल्म दुख को भुलाने के लिए, दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा भय चिंता, भुलाना मार्ग नहीं है। अगर भुलाना मार्ग होता तो कृष्ण इतने सारे अध्याय अर्जुन को क्यों कहते। कृष्ण महाज्ञानी थे, इससे आगे ज्ञान नहीं जा सकता, और पृथ्वी पर इससे ज्यादा ज्ञान की जरूरत भी नहीं। जो कृष्ण कह रहे हैं उससे आगे का कोई जरूरत ही नहीं। वो बता रहे स्थित प्रज्ञ अवस्था क्यों। अगर फिल्म से कुछ मिल जाता तुम्हें, धर्म होता ही नहीं। मनोरंजन से तुम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक से समझना। मनोरंजन से तुम्हारा दुख दब जाएगा। 3 घंटे की फिल्म तुम्हारे भीतर मस्तिष्क में कचरा भरेगी और दबेगा तुम्हारा दुख नीचे, और
और गहरा हो जाएगा, गहरा। हकीकत में तो दुख को प्रातः काल में बाहर फेंकने की प्रक्रिया हर मनुष्य को जाननी है। निष्कार्सिस, कैथारसिस की प्रक्रिया है, कैथारसिस की रेचन हर मनुष्य को जानना है कि मेरे भीतर दुख है, उसे कैसे फेंकना है। पीड़ा है भीतर, उसे कैसे फेंकनी है। मैं देख रहा हूं जॉइंट सेक्रेटरी, मैं उसमें अपने को देख रहा हूं कि चलो, और 58 साल तक रोज 10 बजे आना, और फिर तो वो कहते हैं ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी मीन्स तुम्हारी 24 आवर्स की ड्यूटी, और तुम्हें रहना पड़ता है प्रधान के फोन के ऊपर। तुम्हारे पास फोन ना हो ऐसा नहीं चलता, तुम्हें संपर्क में रहना पड़ता है, उसे फोन करना पड़ता है पीए को कि क्या काम है, सर ने ये काम दिया है, ये हुआ, ये नहीं हुआ है। 24 आवर्स मैं उसके पास से समझ रहा हूं, ये पूरा परिचित है। मेरा भाई भी परिचित था, लेकिन उसे कोई रस नहीं, एक भी जवाब न दे। मैं पूछूं उसे ऑफिस के बारे में, वो कहता है तेरा है ना सर्कल, उन लोगों के पास से तू जान लेना। मैं स्ट्राइक हो गया मुझे कि इससे भी रस नहीं, ये भी मात्र ऐसे ही जा रहा है 10:40 में जाने में, उसको भी कोई रस नहीं। मैं खास ऑब्जर्व कर रहा हूं कि उसे रस है ऑफिसर होने में, उसे भी अच्छी जॉब मिल गई, लेकिन मेरे कारण उसने बाहर की जॉब नहीं ली, ऑफिसर की। अच्छा की, क्योंकि मुझे उसके साथ रहना था। मुझे गांधीनगर की जॉब मिल गई। मुझे स्पष्ट हो गया कि जॉइंट सेक्रेटरी बनना ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं। यहां तक मैंने एक प्रक्रिया की जब मैं स्कूल में था। अभी तो मेरा ऐसा था, स्कूल में रस था, तो मैं भविष्य देखता था कि चलो अभी मैं शिक्षक हूं, फिर मेरा प्रमोशन आएगा तो क्या होगा, तो मैं प्रिंसिपल हो जाऊंगा, आचार्य। फिर मैं क्या करूंगा कि आचार्य की जो कुर्सी है उस पर मैं बैठूंगा। एक दिन ऐसा हुआ, हमारे आचार्य बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट। बाकी के सारे जो मेरे सीनियर शिक्षक थे सब मेरे मित्र, फ्रेंड, क्लार्क, सब मेरे मित्र ही, मुझसे बुजुर्ग थे, साथ साथ लड़कों के पिता थे, फिर भी मेरे साथ पूरे जैसे छोटे बच्चे हो इस तरह से मजाक मस्करी करते थे, सारे मित्र थे। लेकिन प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट, वो भी मेरे भाई के मित्र थे, लेकिन मेरे पर भी प्रेम था। एक बार क्या हुआ, वो कुछ काम के लिए बाहर गए, मुझे शरारत हुई कि चलो कुछ मजा कराते हैं सबको। वो तो कर नहीं सकते, वो तो सीरियस थे कि हम कहीं कोई मेमा मिल जाए तो इसका जवाब हम देंगे क्या, अगर प्रिंसिपल ने कोई ऐसा मेमा दे दिया तो। मुझे ऐसी शरारत सूझी कि चलो मैं प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ जाऊं। सबके बीच बच्चे देख रहे हैं, क्लार्क देख रहा है, सारे शिक्षक हैं, मैं जाके प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ गया आराम से, जैसे मैं प्रिंसिपल और मैं ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ उन लोगों के आगे जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ। सीनियर शिक्षकों को पूछ रहा हूँ कि तुमने ये काम किया, तुम्हारी वो जो मैंने काम दिया था ये हुआ नहीं हुआ, जैसे मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा। अब दूसरे दिन मेरे क्लार्क ने बता दिया कि उससे रस था कि अब आगे क्या होता है, अगर मैं बता दूं, वो मेरा मित्र ही था, लेकिन उसको भी शरारत सूझी कि चलो प्रिंसिपल को बता देते हैं। उसने प्रिंसिपल को बता दिया कि सर आप गए तो ये बैठे थे आपकी कुर्सी पर। मुझे भी अच्छा लगा, कुछ ऐसा नहीं हुआ, मैं आपको कहता हूँ। प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया सबके बीच में, बाहर से लड़के भी देख रहे कि आपने कल क्या किया था। जैसे स्कूल आना है, जो मैं कुछ जानता ही नहीं, निर्दोष। उसने कहा आप मेरी कुर्सी पर बैठे थे। मैंने कहा हाँ सर बैठा था। क्यों? मैंने कहा सर मैं देखता था कि अगर मेरा प्रमोशन हुआ और मैं प्रिंसिपल हूँ तो इस कुर्सी पर मुझे कैसा लगेगा। और मेरा वेट इतना था, वो पतले थे, एकदम पतले, कुर्सी छोटी थी। तो मैंने उसे बताया सर मैं बैठा, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं थी कुर्सी, क्योंकि तब मेरा वेट था 100 kg। तो मैंने कहा ये सर मुझे ठीक नहीं लग रहा था। वो मुझे कहता है ये कोई डिसिप्लिन है आपका, आप कोई अभी थोड़े बच्चे हो, आप स्कूल के एक जिम्मेवार शिक्षक हो। मैंने कहा सर आपने ही कहा था कि तू बहुत रहेगा नहीं। उसने ही मुझे कहा था, गांव वालों को कहते थे कि जो कुछ आप इससे सीखना हो, समझना हो,
क्योंकि मैं बहुत ही सक्रिय था। सब, चाहे ललित कला हो, शिक्षण हो, स्पोर्ट्स हो, सक्रिय था। वो कहते जो लाभ लेना है इस शिक्षक का आप ले लो, मैं तुम्हें कहता हूँ ये शिक्षक नहीं रहेगा। मैंने कहा सर आप ही कहते हो कि मैं शिक्षक नहीं रहूँगा, तो फिर अगर मेरे भीतर भाव है प्रिंसिपल होने का तो वो कब मुझे। वो कहता है तू जा, तेरे क्लास में जा, देख बच्चे देख रहे हैं। उसने कोई मेरे साथ और माथा कूट नहीं की। सब मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे कि देख तेरा मेमा आएगा ही आएगा, ये छोड़ेगा नहीं। मेमा का अर्थ है वो पूछते हैं स्पष्टता कि तुमने इस तरह का जो वर्तणूक की उसका कारण क्या है। उसने मुझे नहीं दिया, उसने मुझे मेमा नहीं दिया। थोड़े दिन के बाद मैं सर को पूछता हूँ, सर सब मुझे डरा रहे थे कि आप मुझे मेमा दोगे। वो कहते हैं तुझे मेमा देकर मैं करूं क्या, मैं फंस जाऊंगा, मुझे ही उसका। मैं कहता हूं मैं तो तुम्हें, जब भी मुझे मेमा मिला मैं सर के पास ही जाता था कि सर अब आप ही लिखवाओ, इस पे लिखना क्या है। और मैं कोई भी मेरे पर आरोप आता था, कोई भी, जब मैं ऑफिसर था कोई भी मेमा मेरे ऊपर आया, मेमा का अर्थ है कि एक स्पष्टता पूछते हैं कि ये तुमने क्यों किया, मीटिंग है और तुम हाजिर नहीं थे, उसका कारण क्या है। तो मैं कहता था सर मेरी माँ के लिए घर पर, उसको देखने के लिए। अरे ये घरेलू कारण थोड़ा इस पे लिखा जाता है। मैं कहा मैं तो जो सत्य है तुम्हें बताता हूँ कि घर पर माँ की पूछने गया था कि तब तक मीटिंग हो गई। वो कहते हैं तुम एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। मुझे पता चल गया, यहाँ भी मैंने किया, क्योंकि जो जॉइंट सेक्रेटरी का प्यून था मेरा खास मित्र, मैं उसे चाय पिलाता था, भजिया खिलाता था। मनुष्य ही है, रास्ते में मैं जा रहा हूँ और मैं दाढ़ बड़ा खा रहा हूँ, वो मेरा मित्र है, हाथ ऊंचा करता है। जो जॉइंट सेक्रेटरी का प्रिंसिपल वो था प्यून, तो मैं जल्दी पहुंच जाता था, 10:40 में पहुंच ही जाता था, क्योंकि मेरा भाई को 10:40 जाना था। और हम पहले तो हमारे पास कुछ था नहीं व्हीकल, हम रिक्शा करके जाते थे या चल के जाते थे, तो हम साथ में, मैं उसके साथ ही चला जाता था। मेरे पास समय एक्स्ट्रा था, करूं क्या, तो जॉइंट सेक्रेटरी के ऑफिस में मैं चला जाता था। मैं प्यून को कहता था मुझे काम है, हाँ कि वो जाओ तुम जाओ। मैं जाके उसकी सुंदर चेयर थी, लंबी ऐसी बड़ी रिवॉल्विंग चेयर, उस पर बैठकर मैं चारों ओर, जैसे मेरे सामने सब ऑफिसर बैठे हैं, उसको मैं काम दे रहा हूँ कि तुमने ये काम किया, इस तरह से। लेकिन मेरा प्राण जरा भी राजी, मैं इसके लिए था ही नहीं, बना ही नहीं था, मैं बना ही नहीं था, तो मैं क्यों हूं वहां। लेकिन मैंने पूरा जीने की कोशिश की, पूरा जीने। मुझे क्वार्टर भी मिल गया ऑफिसर का, मैंने तुरंत ले लिया, क्वार्टर मिला। अब हमारे पास 3 रूम, प्रमोशन, बहिर्जगत, ये बहिर्जगत की यात्रा। 1 रूम से शुरू हुई, गांधीनगर में 1 रूम, 2 रूम, रश्मिन का क्वार्टर, मेरे बड़े भाई का क्वार्टर, और 3 रूम, और उसके साथ जुड़ा हुआ रसोई घर, टॉयलेट बाथरूम तो होता ही है, कहने की जरूरत नहीं, और 2 लॉबी। मुझे लगा इसमें तो मेरा सुंदर पेंटिंग का काम होगा और दीवार सजाना पेंटिंग से मेरा लक्ष्य। ऑफिसर होना लक्ष्य नहीं, ऑफिसर होना मेरा लक्ष्य नहीं, लेकिन क्वार्टर अच्छा लगता है कि उसमें मैं सुंदर, मुझे दिखने लगा कि ये जो पूरी दीवार है इस पर मैं सरस्वती के 8 फुट की मूर्ति बनाऊंगा, जैसे क्वार्टर का दर्शन करता हूँ, और यहाँ पर मैं ये मूर्ति का चित्र बनाऊंगा, यहाँ पर ये। और इस तरह से मैंने क्वार्टर को सजाया, इस तरह से। क्योंकि पहले तो मुझे, अभी भी मेरे कुछ ट्यूशन का वर्क चालू था, कुछ बच्चे आते थे मेरे पास पढ़ने के लिए, वो भी देखते थे कि वाह इतने सुंदर चित्र, ये वो। हनुमान जी का भी जो चित्र था मैंने बनाया था, 8 फुट 10 फुट के हनुमान जी, पूरी दीवार नीचे से लेकर ऊपर तक, इस तरह से, जो मेरे भीतर से आता था। आपको इतना ही बताता हूँ, जिस तरह से आता था। लेकिन इस क्वार्टर की सजावट के लिए मैं तुम्हें कहता हूँ, मुझे सर्टिफिकेट कौन दे रहा है, मेरे पास ही एक ऑफिसर था, उसका क्वार्टर था, उसके हाथ में राजमहल थे, जो राजमहल, गुजरात राज्य के जितने भी राजमहल थे, उसका वहीवट उसके हाथ में था, उसका ऑफिसर था। तो उसने गुजरात के सब राजमहल देखे थे। तो वो एक बार मेरे घर पर आया, उसने देखा सारा मेरा सजावट। मैंने तो मेरे पेंटिंग से जो शीशे के टुकड़े आते हैं उससे पूरी
दीवार ऐसी सजाई हुई, वो देखता है। मैंने उसे पूरा क्वार्टर दिखाया। वो कहता है कि मैंने इतने सारे राजमहल देखे और इसमें तो कितना खर्च होता है, कितना खर्च, तब इतनी सजावट होती है, और तुमने तो सामान्य कलर से, कुछ कांच के टुकड़ों से कितना सुंदर सजाया है। उसने मेरी कला की बहुत प्रशंसा की। मैंने उसे एक रूम दिखाया मेरा। उस रूम का मैंने नाम रखा था चंद्रकोश। इस रूम की आभा ऐसी थी जिस तरह के चंद्र की रात्रि जो प्रकट होती है। तो अब जो मेरा प्रयोग था वो इस तरह से था कि कोई भी कमरा है उसको किस तरह से सजाया जाए ताकि जो शांति या सौंदर्य में मेरे भीतर अनुभूति कर रहा हूं उसे किस तरह से प्रकट किया जाए, इसे किस तरह से। ये मेरा खास शौक। ऑफिसर होना नहीं, ऑफिसर तो ठीक है, चलो मैं आ ही गया हूं, तब जान ही लो कि है क्या, मीटिंग क्या होती है, प्रधान क्या होते हैं, किस तरह से सब चलता है वहीवट। और उसमें भी मेरा प्रतिपल उत्सव में ही रहा। उत्सव, बहुत से सुंदर लोग मिले, शक्तिशाली लोग मिले, सबसे मेरी पहचान हुई, बहुत सी उसके साथ जुड़ी हुई। जो मेरे भीतर की छोटी छोटी बात थी, छोटी छोटी बात, वहां भी मैंने सारे प्रयोग, सारे के सारे बताता जाता हूं, इसके साथ जुड़े हुए प्रयोग मेरे भीतर, बहुत मेरे भीतर। मैं छोटा था, फिल्म मेकिंग वन ऑफ माय हॉबी, जिसके लिए मैंने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया कि मैं जाऊं बॉम्बे में कभी गया ही नहीं, कभी गया ही नहीं। मुझे, मेरे बहुत मित्र थे, वो कहते थे, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी बड़ा शहर देखने की, इसमें मेरा जी नहीं था कि मैं जाऊं फिल्म का शूटिंग देखूं, इतना रस है। मैं ऐसे ही जानता गया फिल्म को, जिसमें तुम्हें रस होता है, मैं ऐसा कहता हूं, जिसमें तुम्हारा भीतर से रस है, तुम अपने आप जानते जाते हो, अपने आप जानते जाते हो। बहुत भीतर 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 मेरा था फिल्म मेकिंग। ऑफिसर की जो जॉब थी, पूरा गुजरात राज्य, उसकी सब ऑफिस में जाना मुझे अच्छा लगा। हर ऑफिस में जानना ऑफिस को। मैंने कुछ नहीं जाना, तुम्हें स्पष्ट कह देता हूँ। तभी भी मैं कहता था कि मुझे पूछना नहीं कि इस ऑफिस में क्या हो रहा है, मैं 5 साल हूँ फिर चला जाऊँगा। वो लोग कहते थे कि इतनी सुंदर आपको सर्विस है 2 भाइयों के पास, आप शादी क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ अभी मेरा जॉब नक्की नहीं। वो कहते क्या ऐसी जॉब, ऑफिसर की जॉब? गांधीनगर के लिए तो लोग पढ़ा पढ़ी करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ये पूरा हो गया, अभी जो बाकी है वो 5 साल का बाकी है। मैंने मेरे भाई को कह दिया, माँ को भी कह दिया, वो मुझे जानते थे, उसे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। मैंने कहा मैं 5 साल से ज्यादा नहीं इस जॉब में, लेकिन 5 साल का मैंने पूरा उपयोग, पूरा, कुछ भी बाकी नहीं, कुछ भी बाकी। बहुत सुंदर अनुभव, बहुत सुंदर अनुभव। एक अनुभव मैं आपसे कहूँगा। एक बार क्या हुआ, मेरे साथ जो ऑफिसर थे वो सीनियर थे, वो सब जानते थे, सचिवालय के बारे में निपुण, उससे कुछ भी पूछो सब पता है। हम दोनों साथ साथ ही रहते थे, वो मेरे मित्र भी थे और हमारी सारी ट्रेनिंग साथ साथ में थी। वो कुछ भी पूछते थे, ऑफिसर पूछते थे, कोई आके पूछता था, मैं उसके और मेरी अंगुली करता था, इसे पूछ, मैं उसे कहता तू जवाब। मित्र था तो मैं उसे कहता हूँ ये पूछ रहा है उसका जवाब तू दे, वो देता था। यहाँ तक मैं तुम्हें कहूँ कि हम दोनों जब कोई नई ऑफिस में जाते हैं, हम दोनों साथ में जाते हैं, हम दोनों साथ साथ बैठते हैं। उसका नाम भी मुझे याद है, हितेंद्र शैलर। वो पूछते हैं, सामने वाले जो ऑफिसर बैठे हैं उसके बारे में पूछते हैं, आप कहाँ से हो, क्या आपका क्वालिफिकेशन। वो तो उसका तो अपना जवाब दे ही दिया। फिर वो मुझे पूछते हैं, आपका नाम, वो बताता है। मुझे पूछते हैं आपका क्वालिफिकेशन, वो बताता है। वो पूछते थे आप कहाँ रहते हो, वो बताता है। सब कुछ वो ही बताता। ऐसे ही मेरा काम चला। अब एक बार क्या होता है मैं तुम्हें कहूँ, वो आया ही नहीं। मेरा, मैं कहूँ तो पर्सनल असिस्टेंट, वो आया ही नहीं। मैंने कहा मर गए, अब मुझे सारा काम करना था, ऑफिसर को मिलना ये। अब क्या हुआ कि जो ऑफिसर है मुझे पूछते हैं आपके सेक्रेटरी का नाम, कौन है आपके सेक्रेटरी? मुझे नाम ही याद ना है।
वो कहते आपके सेक्रेटरी कौन है? मैंने कहा सर मुझे याद नहीं। तुम ऑफिसर होने आए हो? तुम ये ठीक है सर। मैंने फिर पूरा बता दिया। मैंने कहा सर मेरा रस नहीं, ये तो आ गया हूं तो अब मुझे पूरा करना ही पड़ेगा और मैं बहुत टिकने वाला ही नहीं सर। लेकिन वो कहता है कि कम से कम तुम्हें सेक्रेटरी का नाम तो पता होना चाहिए, तुम जिस डिपार्टमेंट में। मैं तो ये है सर, लेकिन मेरा इस तरह का माइंड ही नहीं, इसलिए या तो सरकार मुझे निकालती है, इसकी मैं राह देख रहा हूं, या मैं खुद ही चला जाऊं। दोनों में से जो घटना पहली हो। सरकार निकाल देती है तो भी मेरी कोई फरियाद नहीं। सरकार के लिए मेरा अहोभाव, थैंक्स कि इतना रखा तुमने, मुझे आने दिया, यही बहुत है। फिर तो ऐसी बात हो गई कि थोड़ी देर वो मुझे ऐसा सुनने लगे, फिर तो वो मुझे सुनने लगे, फिर तो आध्यात्मिक चर्चा। उसने कहा फिर करोगे क्या आप? मैंने कहा जो धर्म में मैंने जाना है मैं बांटूंगा सबको। उसने पूछा क्या जाना है? मैंने कहा मृत्यु। हाँ? फिर तो बात और गहरी हो गई कि ये तुमने जाना किस तरह से? मैंने कहा मेरे पिता का अवसान हो गया। तो अवसान तो सबका होता है, लेकिन मनुष्य ही है ना। ऑफिसर तो बाहर का नाम है। मैं तो अनेक लोगों से मिला, अनेक लोगों से, कि जो ऑफिसर है मनुष्य ही है ना। मनुष्य अर्थात मन की यात्रा। तुम क्या ये मानते हो कि सेक्रेटरी होने से तुम्हारे जीवन के प्रश्न सॉल्व हो गए? अगर प्रामाणिक है सेक्रेटरी तो वो अगर मुझे सुनता हो अभी नाइस हो, उसके पास समय ही नहीं है, लेकिन सुनता हो तो पता है मैंने सब कुछ करके देख लिया, तो मुझे बना ही नहीं सकते सर, इतना मैं निपुण, मास्टर ऑफ ऑल द डिवाइन आर्ट्स। अगर आप मुझे पहचान पूछो मेरी तो मैं कहता हूं मास्टर ऑफ ऑल द डिवाइन सीक्रेट्स। तुम कुछ भी बड़ा प्रधान तुम क्यों न हो जाओ अमेरिका के, कोई संतोष नहीं आ सकता बड़ा प्रधान होने से। तुम्हारे पास अगर बड़ा प्रधान के पास 1 घंटा स्थिर बैठने का समय है, सुबह में 1 घंटा और रात को 1 घंटा सोने से पहले, जिसे मैं कहता हूं दिव्य कर्म, अगर 1 घंटा तुम्हारे पास समय है पता चल जाएगा। क्योंकि यह संभव ही नहीं। बहिर्जगत से या तो तुम पूर्ण ज्ञानी, तुमने प्राप्त कर ही लिया ज्ञान समझ, संतोष संभव ही नहीं। मन और संतोष असंभव। मन का स्वभाव, मन और संतोष कभी नहीं। मन और फरियाद रहता, कोई कंप्लेन नहीं, असंभव। मन मीन्स कंप्लेन, जो आज तुम्हें देखना है फरियाद। आज के दिन का उत्सव, मेरा उत्सव दिव्यवाणी, जब मैं आपके समक्ष आता हूँ 5:30 बजे आ जाता हूँ, 5:30। कोई कभी तो कोई होता ही नहीं, मैं अकेला प्रकृति को नमस्कार करके प्रदक्षिणा करके दिव्यवाणी करके चला जाता हूँ, सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन फिर भी बोलता हूँ। क्यों? प्रेम लूटाना। मैं तुम्हें कला देता हूँ, कब हम अपने को लूटाएंगे, कब तक हम जमा ही करेंगे। अभी ये प्रश्न मैं पूछूंगा हेमंत को, परेश को, अंजू को, जयंती को, सारे नाम, मन के नाम। मन, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मन, तुम्हारा मन हो, मेरा मन हो, अर्जुन का मन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन अर्थात अंत तक संचय करना, कि मैं संचय कर ही लो, क्या काम आएगा। चलो, किसका संचय आज तक इस पृथ्वी पर उसको बचा सका, किसका संचय। हम अपने को बेशर्त लूटाना कब शुरू करेंगे? प्रारंभ, अद्भुत जीवन का एक आयाम, सुंदरतम जीवन जो हर मनुष्य चाहता है, धर्म के साथ जुड़ता है, अपने को बेशर्त लूटाना। मैं कहता हूं ये कोई मृत्यु है आपकी समझ के विस्तार के लिए, ये कोई मृत्यु है कि अंत तक हम संचय ही करते जाए। हम हमारा संचय बांटेंगे कब? मैं हर मनुष्य से प्रश्न पूछता रहूंगा। मेरे जाने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले से मेरा एक ही प्रश्न होगा कि आपने अभी तक जो कमाया, अभी तक जो आपने संपदा कमाई, जो भी जमीन हो, जर जवेरात हो, फ्लैट हो, बंगला हो,
रुपया हो, अब बांटोगे कब बांटोगे? अपने इकट्ठा करने का तो मजा लिया, आपने कभी बांटने का मजा लिया? बांटने का देखो घटना कैसे होती है कि जब मैं दिव्य वाणी प्रारंभ करता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझे पेंशन मेरे लिए कभी योग्य नहीं लगा। मैं मेरे भीतर से आदर्श जीवन उसे कहता था, मेरा दर्शन था। ऐसा भी नहीं कि मैंने सोचा था, दर्शन ही कि आदर्श जीवन तो वो है कि मृत्यु से पहले तुम मृत्यु को पूरा जान लो। मनुष्य मृत्यु को क्यों नहीं जान रहा? क्योंकि तुमने मृत्यु को अशुभ मान लिया। गलत, तुम गलत मान रहे हो, गलत, तुम गलत दिशा में जान रहे हो। मृत्यु को न जानना अशुभ है। मृत्यु कब तुम्हारे लिए अशुभ है? तुम मृत्यु को जाने भी ना चले गए, मृत्यु को जाना ही नहीं था और मृत्यु आ गए, वो अशुभ है। वो घटना अशुभ है जब तक तुमने मृत्यु को जाना नहीं, समझने का प्रयत्न नहीं किया। और मैं हूं समझाने वाला, चलो मैं हूं समझाने वाला। अब तुमने मृत्यु को जाना नहीं और घटना हो गई तो वो अशुभ है। मृत्यु अशुभ नहीं, मृत्यु तो जीवन का अंत है। अगर जन्म शुभ है तो मृत्यु अंत। इतनी जीवन की हमने यात्रा की, उसका अंत अशुभ। ठीक से समझना, ठीक से इस बात को, मैं तुम्हारी समझ को विस्तार दे रहा हूं। अब जीवन की घटना देखो, जब मैं ऑफिसर हुआ फाइनल, जब मेरी सब एग्जाम हो गई, फाइनल ऑफिसर की जो अपॉइंटमेंट मिलती है, मुझे ब्रांच मिली सचिवालय में। कौन सी ब्रांच मिलती है देखना। अब इससे आप क्या कहोगे? मैं कहीं नहीं गया कि कौन सी मुझे ब्रांच मिलेगी। मेरी भी बहुत पहचान थी, बहुत मेरे ऐसे मित्र थे जो प्रधानों के पीए थे। ऐसे मैंने किसी को कुछ नहीं कहा कि जो आएगा मैं ले लूँगा। सब दौड़ा दौड़ कर रहे थे कि ये ब्रांच मिल जाए, वो ब्रांच मिल जाए। और मेरे हाथ में कौन सी ब्रांच आती है? पेंशन। तुम देखो व्यवस्था, देखो कुदरत की व्यवस्था। मैं तुरंत समझ गया। मैं कुदरत से कहता हूं कि तुझे 5 साल मुझे यहाँ जीने नहीं देना, तू पहली ब्रांच मुझे पेंशन दे रहा। और क्या हुआ, मेरे जो ऑफिसर थे उसने मुझे भेजा कि पेंशन के नीचे की जो राज्य की ब्रांच होती है, नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस ब्रांच में तुम चल। जब मैं करता था नौकरी तब भी पता नहीं था, तो अब तो कहाँ मुझे पता होगा। लेकिन इतना मुझे याद है, रूपाली थिएटर के पीछे थे, क्योंकि थिएटर मेरा प्रिय सब्जेक्ट, नाम भी याद है, रूपाली थिएटर। इसके पीछे ही एक पेंशन की ब्रांच थी। मुझे भेजा वहाँ, कुछ कागज लाने थे, कुछ फाइल दिखानी थी, वही जाने दोनों ऑफिसर। मैं तो गया वो बड़ी फाइल लेकर, पुरानी पुरानी पेंशन की फाइल, ये मुझे देखनी। मैंने देखा ही नहीं, मैं तुम्हें कहता हूँ। मैं फाइल लेकर गया, मैं देखता हूँ सारे बुजुर्ग लोग। मैं ऑफिस में बैठा 4 घंटा। मैं हर एक व्यक्ति में मुझे ही देखता रहा, हर एक व्यक्ति में। कितने बुजुर्ग लोग, वो आए हैं, पेंशन का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पेंशन है वो ठीक से मिली नहीं, कुछ नौकरी अभी जॉइंट नहीं, ऐसे होते हैं बहुत। मैंने जो सचिवालय में देखा, पूरे दिन 24 घंटे डिमांड। मुझे क्या मिला? ओहो भाव, जो कुछ मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, उसके लिए संतोष। ये सूत्र मुझे कहां से प्राप्त हुआ? सचिवालय से। वहां किसी को संतोष ही नहीं। तुम आंख बंद करके ध्यान में बैठो, असंतोष। मैं देख रहा हूं कि ये बुजुर्ग आदमी कितना जिएगा। मैंने जान लिया कि 5 साल से ज्यादा नहीं। मैं सचिवालय में 5 साल से ज्यादा नहीं, ये पृथ्वी पर 5 साल से। फिर भी वो डिमांड लेकर के, हमारी ये नौकरी अभी ज्वाइंट नहीं हुई, नहीं तो हमारा इतना इंक्रीमेंट, ये पगार, सारी की सारी ये फाइल। मैंने तो कुछ प्रयत्न नहीं किया कि पहले तो डिमांड ही गलत, क्योंकि मैं परम ज्ञानी था, ज्ञान प्राप्त था। ऐसे थोड़ा है कि मैं विचार में बैठा हूं, कल्पना में बैठा हूं। मैं तो क्षण से क्षण अकाल, मैं उसे पूरा सुन रहा हूं कि इस उम्र में डिमांड। तुम्हारे पास से तुम्हारा बेटा सीखेगा क्या? तुम्हारी बहू तुम्हारे पास से क्या सीखेगी? असंतोष। जो कुछ भी मिला है असंतोष। लेकिन देखो कुदरत किस तरह से काम करती है, किस तरह से। मैंने तो मेरे लिए पेंशन ब्रांच चुनी नहीं, लेकिन वो मुझे कौन सी ब्रांच दे रहे हैं? पेंशन के। अभी तू जान, दर्शन कर।
मैंने दर्शन किया। एक ही बार गया, एक ही बार उस ऑफिस में, और वहां से कोरा कोरा ही लौटा। सर के साथ आध्यात्मिक चर्चा। वो कहता है इसके लिए मैंने, वो मित्र थे मेरे, इसके लिए मैंने तुझे भेजा था वहां कि तू मुझे आके सारी। मैंने कहा सर आपका जीवन ऐसा न हो जाए, मुझे चिंता है। डीएस होने तो आप आए, अब 5 साल आपका बाकी है, मेरा ऑफिस में 5 साल बाकी है, आपका अब जीवन इस नौकरी में 5 साल बाकी, हमारे दोनों का सही साली। तो जो मैं जान रहा हूं मैं तुम्हें बांट रहा हूं कि तुम्हारा ऐसा हाल हो न जाए कि जब तुम ये पार करो, पेंशन आए उससे पहले शरीर से ऊपर, शरीर संबंधित मन से कूद जाओ, शरीर संबंधित भाव शरीर से कूद जाओ। संतोष। आज जो मुझे कहना था लूटा दिया, बेशक संतोष। अब आज के दिन का उत्सव अभी तुम्हारे साथ। इसके बाद 10 बजे बांसुरी, मेरा प्रयोग, गांधर्व लोक के साथ संपर्क, उत्सव। इस पृथ्वी पर उत्सव को बुलाना मेरा काम, आमंत्रित करना। ये भी बताता हूँ क्यों मैं ये काम कर रहा हूँ। और आज की जो रचना है मैं गाऊंगा, एक लाइन भी गानी है, गानी सबको गानी है। जो गाना है कंठ का सामर्थ्य है, कंठ का सामर्थ्य, केवल बोलना नहीं। आज की रचना है, साम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तो हे श्याम पुकारे। देखना रचना, कविता, कविता की सुंदरता। जैसे जैसे हमारी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर उठती है, त्रिनेत्र की ओर बहना शुरू हो जाती है, तुम्हारे सारे टेस्ट बदल जाते हैं। ऑल द टेस्ट ऑफ लाइफ, चाहे वो संगीत हो, कपड़ा हो, जीने का ढंग हो, खाना हो, सब कुछ। रचना सुनना ठीक से, फिर से गाता हूं। साम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तो हे श्याम पुकारे। अति सुंदर रचना। मैं छोटा था, जामनगर में था, 2nd स्टैंडर्ड में था, तब से ये रचना मेरी हृदय स्पर्शी रचना। इसका राग है खमाज। फिल्म का नाम भी देखो कैसा है, पुष्पांजलि फिल्म का नाम है, पुष्पांजलि। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शरीर में नहीं रहे, उसका सारा संगीत वृंद। इसके प्रति मेरा अहोभाव, मेरा प्रेम, शरीर न रहा। लक्ष्मीकांत तो है ही, जिससे ये रचना स्वरबद्ध की, वो है, उसकी चेतना है, लेकिन शरीर न रहा। और इसका रहस्य, जैसे ही ये रचना तुम प्रारंभ करते हो, इसके साथ जुड़ी हुई सारी चेतनाओं के साथ संपर्क शुरू हो जाता है। विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, कि कहाँ से ये रचना आती है, रहस्यमय। मैं कहता हूँ गांधर्व लोक, आप मानना नहीं, सुनना। इसके कवि आनंद बख्शी नहीं रहे, शरीर में नहीं रहे, लेकिन चेतना है, शरीर नहीं, उसके पास चेतना है, जिसके द्वारा इतनी सुंदर कविता प्रकट हुई। और गायक, अद्भुत गायक, अद्भुत गायक, मन्ना डे और लता मंगेशकर, दोनों की अद्भुत जोड़ी। और रचना का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि शायद समय मिले तो सुनना, कि कितनी सुंदर मधुर दोनों ने रचना गाई है, मन्ना डे और लता मंगेशकर ने। लेकिन भूल से भी वार्निंग, इस रचना को फिल्म में मत देखना, फिल्म में, नहीं तो तुम मुझे गालियां दोगे कि ये रचना तुमने हमें कहीं देखने के लिए, फिल्म में नहीं देखना। जरा भी न्याय नहीं मिला, जरा भी न्याय नहीं। और जो मेरा पहले से दुख था कि इस रचनाओं का प्लेटफॉर्म फिल्म है ही नहीं, ये मेरा बचपन से भाव था, बचपन से, कि इतनी सुंदर रचना, कभी कोई फिल्म है इसका प्लेटफॉर्म। इसका प्लेटफॉर्म अब शुरू हो रहा है, नृत्य मंदिर, नृत्य मंदिर इसका प्लेटफॉर्म है, कि जहाँ पर ऐसी रचना सदा अमर रहेगी। देखना, अब मैं प्रकट करूंगा ये रचना 10 बजे। मैं 40 मिनट फ्लूट बजाऊंगा, बांसुरी, ई स्केल की 40 मिनट। अद्भुत कलात्मक प्राणायाम, जिससे बांसुरी आती है, छोड़ना ही नहीं है अंत तक। तेजस है, रश्मिन है, मुकेश है, जगन्नाथ है,
सबकी बांसुरी पर सुंदर कंट्रोल है। बांसुरी बजाते ही रहना है, मेरा मार्गदर्शन अंत तक। एक तो छोटी से छोटी बांसुरी बजाओ, जितनी छोटी बांसुरी आप बजा सकते हो वो भी बजाओ, और जितनी बड़ी बांसुरी में आप बजा सकते हो उसे भी बजाओ। अभी 2 नाम और रह गए, अंजार, भोलिका, वो भी बांसुरी जानती है, उसे भी मैं कहता हूँ बांसुरी नहीं छोड़ना है। और महामृत्यु, बबलू, वो भी जानता है बांसुरी। बांसुरी में रोज कुछ ना कुछ बजाना है, कुछ ना कुछ बजाते रहना ही है। कलात्मक प्राणायाम, देखो अभी मुझे चलना जाना है, मैं चल नहीं पाता, अभी इतना चलना है तो मैं चल नहीं सकता, लेकिन बांसुरी से प्राणायाम हो जाता है। बांसुरी पूरे शरीर को शुद्ध कर देती है। प्राणायाम में सांस उच्छ्वास, ये इसका फिजिकल फॉर्म। कि बांसुरी से तुम कलात्मक प्राणायाम करके तुम्हारे फेफड़े साफ कर सकते हो पूरे, और पूरा शरीर शुद्ध कर सकते हो। ये इसका कलात्मक। तो 40 मिनट में बजाता हूँ बांसुरी, लेकिन रचना एक ही प्रकट करूंगा। इस जगत में जो रचना है उसका विज्ञान भी बताऊंगा कि एक ही रचना, आज की रचना जो मैंने आपको कही, वो रचना मैं 10 बजे प्रकट करूंगा। और फिर मैं आऊंगा तुम्हारे बीच 6:15 बजे, सबको लेकर, सबको, चाहे मेरे वो शिष्य हो चाहे ना हो, दर्शनार्थी हो, हाँ वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, मैं सबको आमंत्रित करूंगा कि चलो हम 1 घंटा प्रकृति में, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ स्वास्थ्य महापूजा, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, शब्द ही मत यूज करो। मैं तुम्हें सुंदर नाम से परिचित करता हूँ। तुम जीवन में इस नाम को, चाहे तुम 10 कदम सुबह में चलने जाते हो, तुम घर में जोर से करो कि मैं स्वास्थ्य महापूजा के लिए जा रहा हूँ, जा रही हूँ। उसके साथ जुड़ता है तुम्हारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य, और तुम्हारा संपर्क होता है कम से कम 2 चेतनाओं से, अनेक चेतना, लेकिन मैं 2 नाम से तुम्हें परिचित करता हूँ। एक है पातंजलि, तुम नाम बोलो खाली, सुबह में मैं स्वास्थ्य महापूजा के लिए जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तुम्हारा संपर्क शुरू पातंजलि ऋषि से, इसकी चेतना से तुम्हारा संपर्क शुरू। इसका शरीर गया, ये तो अमर हो गए, चेतना प्रकट, मैं आपको रीत बताता हूँ उसके साथ संपर्क करने की, तुम्हारा संपर्क शुरू। तुम कहो कि मैं सांध्य समय की स्वास्थ्य महापूजा के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारा संपर्क शुरू। धन्वंतरी से मैं अभी ऐसा पथ तैयार कर रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ ज्योतिर्मय पथ, यहाँ पर, जिसमें सब शिष्य दर्शनार्थी जो भी आने को तैयार है, और उसकी एक छोटी सी फिल्म भी बना रहा हूँ कि जो यहाँ आए नहीं, जिसने देखी नहीं, तो वो किस तरह से इसको जानेंगे, समझेंगे। दर्शन मात्र से प्रेरणा आएगी। छोटी सी फिल्म इसकी कि स्वास्थ्य महापूजा हम कैसे करते हैं, कि मैं इस तरह का पथ बना रहा हूँ कि जिस पर मनुष्य अगर चले, कोई संसारी आता है, मात्र चले, उसकी सारी चिंताएं गायब, उसका संपर्क होता है दिव्य चेतनाओं के साथ। और ये कोई बड़ी बात नहीं, इसके विज्ञान से मनुष्य अपरिचित है। ज्योतिर्मय पथ अगर ठीक से तैयार किया जाए, तुम जॉगिंग के लिए पथ बना रहे हो, चलने के लिए पथ बना रहे हो, मैं ऊपर की दृष्टि देता हूं, तुम नाम दो ज्योतिर्मय पथ, जहां पर तुम चलने से खाली शारीरिक नहीं, तुम्हारा संपर्क बनेगा उच्च कोटि की चेतनाओं के साथ, जो तुम्हारा सारी चिंता, भय, हताशा, निराशा जीवन की खींच लेंगे। तुम्हें प्रेरणा आ जाएगी कि जीवन के ये प्रश्न है, तुम ज्योतिर्मय पथ का राउंड पूरा करो, तुम्हारे हाथ में सॉल्यूशन आ जाएगा। विज्ञान है, ये तैयार करो। इसके बाद सबके साथ बैसूंगा, सब मनुष्यों के साथ मेरी आत्मा को विस्तार दूंगा। शाम को सोने से पहले पूरे जगत के साथ एक हो जाना, पूरे जगत के साथ विस्तार, पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाना। मैं बैठूंगा झूले पर और सब बैठेंगे नीचे। वड़ का झाड़, वड़ का पेड़, वृक्ष, सुंदर वृक्ष, अर्जुन भी है वहाँ, नीम भी है, पीपल भी है, सप्तपर्णी भी है, सारे सुंदर वृक्ष के नीचे हम सब, प्राणी भी है, मेरी उड़ी भी है, पूड़ी भी है, कूड़ी भी है, चूड़ी ने शरीर छोड़ दिया, आलिशान भी है, दुर्गम भी है,
सब हम साथ साथ। कुकले भी है जिसे तुम डोगी कहते हो, मैं जंगल में रहता हूँ, मैं कहता हूँ कुकलू, कुकलू भी है, सब मेरे शिष्य भी है, दर्शनार्थी भी आए हुए हैं, सब हम बैठेंगे साथ साथ और मैं विस्तार दूंगा, मैं अपना संपर्क करूंगा पूरे अस्तित्व के साथ। इसके बाद 30 मिनट जो नाम दिया है मैंने, पातंजलि योग मंदिर, उसका विज्ञान है, प्रज्वलित करने का विज्ञान है। जैसे प्रातः काल में मैं तुम्हें प्रदक्षिणा के लिए ले जा रहा हूं, तुम ऐसा समझते हो कि मंदिर में मात्र मूर्ति ही मुख्य है, 50% मूर्ति, 50% दर्शनार्थी। मेरा दृष्टिकोण 50% ही मूर्ति महत्वपूर्ण है, 50% दर्शनार्थी। तुम भी प्राप्त करते हो मंदिर से, मंदिर भी तुमसे प्राप्त करता है कुछ। चलो, क्या प्राप्त करता है मंदिर? तुम्हारी जागृति, तुम्हारी जो जागृति की जितनी भी शक्ति है, और तुम प्रदक्षिणा करते हो, मंदिर का पथ जीवंत रहता है। जो प्रातः काल में मैं तो प्रदक्षिणा करवा रहा हूं, इसके 2 आयाम हैं। तुम्हारी शक्ति प्रकृति को मिले और प्रकृति की शक्ति तुम खींच सको। तो शाम को प्रज्वलित करूंगा पातंजलि योग मंदिर, 30 मिनट की प्रक्रिया है मेरी योग की। इसके बाद खिचड़ी, कढ़ी, रोटी, छाछ, और खास देखना है निद्रा। खास पूरे दिन हमने कर्म किए, पूरे दिन हमने कर्म किए, हम कर्म में कितने जागृत रहे, कितने सोए रहे, हमारी निद्रा दिखा देगी। प्रत्येक दिन निद्रा को देखना है, समझना है। अब हम सब साथ मिलकर प्रकट करेंगे शांति मंत्र। मेरे साथ जुड़े, जिसकी क्षमता है रीढ़ को सीधी रखे, आंख हल्की सी बंद, आंखें बंद कर दे, मेरे साथ अनुभव करे शांति मंत्र। अनुभव करे शांति, दर्शन करे, अनुभूति करे, श्रवण करे, प्रातःकाल की शांति प्राप्त करे, जीवन की महासमृद्धि। जितनी शांति प्रकट, जीवन से फरियाद अलोप। शनिवार की पवित्र दिनचर्या को जीने से पहले प्राप्त करे शांति। शांति और अहोभाव एक ही, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। अनुभव करे शरीर के तल की शांति, जितनी भी है बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। भाव शरीर के तल की शांति, बूढ़ के तल की शांति, जितनी भी है, जितनी भी शांति, प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी, प्रतिपल विकासमान। शांति परमात्मा की वीणा का संगीत, परमात्मा हमारे सबके हृदय में उपस्थित प्रतिपल बजती हुई वीणा। इसके महासौर आप स्वयं अनुभव करो। मन के तल की शांति, शांति मंत्र का अर्थघटन केवल पूर्ण श्रवण करे, सुने, दर्शन करे, अनुभूति करे। हमारे मणिपुर चक्र नाभि केंद्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो।
हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र, भाव शरीर, अनाहत चक्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति का अनुभव करते रहे। आराम से, शांति से, धीरे 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 आंखें खोले, सीधा देखे, सीधा देखे। मैं आपके समक्ष धारण करे अंजलि मुद्रा, ऐसे जैसे भिक्षा पात्र हमारे हाथों में, हम भिक्षु भिखारी, हमारे हाथ में भिक्षा पात्र, हम भिक्षा मांग रहे हैं परमात्मा से। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हमारा भिक्षा पात्र भर गया, अब हम लुटाएंगे हमारे भिक्षा पात्र को, पूरे विश्व को बांट दो। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। अस्तु। अब जिसकी शारीरिक क्षमता है, साष्टांग दंडवत न भूले, अस्तित्व को अर्पण कर दे, आपका सारा बोझ जीवन का चिंता प्राप्त करे परम प्रसन्नता। अस्तु।